अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने हेट्रोस्कार्सिटी के बारे में डिस्कस किया था। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, होमोस्कार्सिटी क्या होती है, हेट्रोस्कार्सिटी क्या होती है। ड्रामेटिकली हमने उसको देखा था, कुछ एग्जांपल्स देखी थी कि कैसे हेट्रोस्कार्सिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। फिर हमने उसके डिटेक्शन देखी, थोड़ा सा डिस्कस किया कि कैसे डिटेक्ट हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स आगे से क्या हो सकता है, आपके मॉडल पे क्या असरात होते हैं। ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। इस लेक्चर में हम हेट्रोस्कार्सिटी को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल कि कैसे ये टेस्ट की थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसकी थ्योरी वर्क करती है, कैसे हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं, और फिर एक एग्जांपल से हम इसको जो है वो फाइनलाइज करेंगे कि कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे मॉडल के अंदर हेट्रोस्कार्सिटी मौजूद है या नहीं। हेट्रोस्कार्सिटी को डिटेक्ट करने के लिए कई टेस्ट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। देर आर मैनी टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्कार्सिटी लाइक पार्क टेस्ट, ग्लेट्सर टेस्ट, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन टेस्ट, गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट, ब्रुश पैगन गॉडफ्रे टेस्ट, इसको बीपीजी टेस्ट भी बोलते हैं, एंड वाइट जर्नल हेट्रोस्कार्सिटी टेस्ट। इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेस्ट है वो वाइट जर्नल हेट्रोस्कार्सिटी टेस्ट है। सो इस क्लास के अंदर हम वाइट जर्नल हेट्रोस्कार्सिटी टेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे, देखेंगे कि इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी थ्योरी क्या है, और कैसे ये हेल्पफुल है मॉडल के अंदर हेट्रो की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं वाइट्स जर्नल हेट्रोस्कार्सिटी टेस्ट। एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द बेसिक आइडिया कंसीडर द फॉलोइंग थ्री वेरिएबल मॉडल। हम एक जर्नल मॉडल यहाँ पे शो करवा रहे हैं, डेट इज़ वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स। तो ये थ्री वेरिएबल मॉडल है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जिसमें एक्स टू और एक्स थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एंड वाई जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री जो है वो कोफिशेंट्स हैं। दी वाई टेस्ट प्रोसीड्स एज फॉलोज। इसके प्रोसीजर जो है, इसके स्टेप्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं। गिवन द डाटा वी एस्टिमेट द रिग्रेशन इक्वेशन एंड ऑब्टेन द रेजिडुअल। जो भी आपका y का, x2 का, x3 का गिवन डाटा होगा, उस डाटा के हिसाब से आपने ये जो मॉडल ऊपर दिया हुआ है, ये मॉडल आपने रिग्रेस कर लेना है। और इस मॉडल को रिग्रेस करने के बाद हमने रेजिडुअल की वैल्यूज़ जो हैं वो ऑब्टेन करनी है। लाइक रेजिडुअल हमारा यहाँ पे यू आई है, उसकी वैल्यू हमने हर आपके जितने भी टाइम का डाटा था उसके लिए आपने वैल्यूज़ इसकी जनरेट करनी है। वो जनरेट हमने पहले भी कई दफ़ा की हुई हैं। डेट इज़ वाई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई हैट। आप यहाँ से अपने मॉडल का जब वाई हैट फाइंड करेंगे और तो उसको हम देखेंगे कि वो ओरिजिनल वाई के साथ कितना फार है, कितना अवे है। तो इस तरह जब हम करेंगे वाई आई माइनस वाई हैट, तो आपके पास हर एक वाई के लिए एक यू आई, एक रेजिडुअल की, एक हर टर्म की वैल्यू जनरेट होती जाएगी। एक नया आपके पास कॉलम बन जाएगा यू आई का। फिर आपने सेकंड आपने स्टेप क्या करना है, वी देन रन दी फॉलोइंग रिग्रेशन। और ये रिग्रेशन जो होगी, जो सेकंड स्टेप में हम करेंगे, उसको ऑक्सिलरी रिग्रेशन बोलते हैं। वो ऑक्सिलरी रिग्रेशन कैसे हम रन करेंगे, जो आपने रेजिडुअल की वैल्यूज़ फाइंड की होंगी, जो आपने रेजिडुअल का एक नया कॉलम, एक नया डाटा जनरेट कर लिया होगा यू का, रेजिडुअल का, उसको आप रन करेंगे। उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे, और आपके पास जो एक्स स्क्वायर था, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स टू का जो एक वेरिएबल था और एक एक्स थ्री का वेरिएबल था, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। फिर आप एक्स टू का स्क्वायर जनरेट करेंगे और फिर आप एक्स थ्री का स्क्वायर जनरेट करेंगे। मतलब कि अब आपके पास चार इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ आ गई, वेरिएबल्स आ गए, एक x2, एक x3, फिर x2 का स्क्वायर, फिर x3 का स्क्वायर, और फिर आपने एक प्रोडक्ट लेनी है जो कि x2 और x3 की होगी, यानी
x2 की हर वैल्यू को x3 की हर वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। सो जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन है, आपकी जो ऑक्सिलरी मॉडल है, वो किस तरह का बन रहा है कि आपका रेजिडुअल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और रेजिडुअल फंक्शन किसका है, रेजिडुअल इज़ अ फंक्शन ऑफ x2 x3 x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर एंड x2 एंड x3 की प्रोडक्ट। तो जब हम इसको दोबारा उसी तरीके से आप रन करें, इसको मॉडल को रन करेंगे, तो जो वी आई है यहाँ पे वो ऑक्सिलरी मॉडल जो है आपका ऑक्सिलरी रिग्रेशन मॉडल है उसका रेजिडुअल है। हमने दोबारा इस मॉडल को रन करना है। that is the squared residual form of the original regression are regressed on the original x variables or regressors their squared values and the cross product of the regressors। ये जो है डेट इज़ द स्क्वेयर्ड रेजिडुअल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल रिग्रेशन। जो ओरिजिनल रिग्रेशन हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी 3 वेरिएबल वाली, ये उसका स्क्वेयर्ड रेजिडुअल फॉर्म है। रेजिडुअल फॉर्म इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रेजिडुअल है, जो हमने पिछले स्टेप में हमने जनरेट किया था। और अब ये रेजिडुअल जो है ये किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल एक्स वेरिएबल्स, और इसके साथ क्या है, उनकी एक्स वेरिएबल्स की स्क्वेयर्ड वैल्यूज़, और क्या है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, x2 को x3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से ये मॉडल जो है वो जनरेट किया गया है। ऑब्टेन द आर स्क्वायर फ्रॉम दिस ऑक्सिलरी रिग्रेशन। ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन हम रन करेंगे, जैसे ऊपर मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, इस तरीके से इसको हम रन करेंगे और रन करके इसका आर स्क्वायर हम ऑब्टेन कर लेंगे, आर स्क्वायर हम निकाल लेंगे। आर स्क्वायर के बारे में हमने बहुत डिटेल में लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, इस सेमेस्टर में भी हमने बहुत डिस्कशन की आर स्क्वायर पे। तो ये आर स्क्वायर हम इसका ऑक्सिलरी रिग्रेशन का यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जो कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। ये आप लोगों को पता है कि क्या, इसको आप दोबारा रिवाइज भी कीजिएगा। सो थर्ड स्टेप में हमने जो आपने आर स्क्वायर फाइंड किया है अपनी ऑक्सिलरी रिग्रेशन का, उसको मल्टीप्लाई करना है अपने नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशंस के साथ, और नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को आपने अपने पास रख लेना है, अपने पास नोट कर लेना है, और इस वैल्यू को कंपेयर करना है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू के साथ। तो फिर हम डिसीजन ले सकेंगे कि इन दोनों को कंपेयर करके आपस में, कि आपके मॉडल के अंदर जो ओरिजिनल मॉडल, जो 3 वेरिएबल वाला मॉडल जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, उस मॉडल के अंदर हेट्रोस्कासिटी की प्रॉब्लम मौजूद है या नहीं। अंडर द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो हेट्रोस्कास्टिसिटी। अब नल हाइपोथेसिस एच नोट इसका क्या बन रहा है, एच नोट इसका बन रहा है देयर इज़ नो हेट्रो। अब ये एच नोट हमने इस तरह का क्यों बनाया, ये हमने इकोनो 1 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी सारी कंप्लीट, जिसमें हमने यही इसी तरीके से हमने इसको किया था कि जो आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट ये बनती है कि इज़ देयर प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्कास्टिसिटी, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्कास्टिसिटी। सो हमने तब यही इसको देखा था कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट की इन्वर्स बात होगी वो आपका नल हाइपोथेसिस बनेगा। सो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्कासिटी, तो इसका इन्वर्स अगर हम करते हैं तो यही बनता है देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्कासिटी। सो आवर नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज़ डेट देयर इज़ नो हेट्रोस्कासिटी। सो इसका अल्टरनेटिव क्या बनेगा, देयर इज़ हेट्रोस्कासिटी। सो ये तो हमने इसका नल हाइपोथेसिस बना लिया। इट कैन बी शोन दैट सैम्पल साइज n times the r square obtained from the auxiliary regression follows the chi-square distribution with degree of freedom equal to the number of regressors excluding the constant term in the auxiliary regression। तो ये जो इस स्टेप में तरीका बताया गया है कि कैसे कंपेयर करना है दो वैल्यूज़ को। वो दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, पहली वैल्यू तो आपके पास आएगी नंबर ऑफ़ सैम्पल साइज़ क्या है आपका n, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सिलरी मॉडल के आर स्क्वायर की वैल्यू के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू हमने यहाँ से ले लेनी है, और
और ये जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन का जो प्रोडक्ट आ रहा है एन इंटू आर स्केयर, ये फॉलोज करती है काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन को। काई स्केयर का टेबल होगा आप लोगों की जो इकोनोमेट्रिक्स की स्टैट्स की भी बुक्स में होता है काई स्केयर का टेबल। उसमें हम देखेंगे किस तरह देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एन माइनस के। वो हम एन माइनस के करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। उसके साथ देखेंगे जितनी भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बने उसको हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ़ रिग्रेसर्स के साथ। और वो कौन से मॉडल के नंबर ऑफ़ रिग्रेसर्स होंगे, ऑक्सिलरी रिग्रेशन के जो आपके रिग्रेसर्स थे। और उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी क्योंकि हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट के साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं ना होता इसको, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। सो ये तरीका बताया है कि कैसे हमने काई स्क्वायर का टेबल देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रिग्रेसर्स इन द ऑक्सिलरी रिग्रेशन। वहाँ से एक वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू कंपेयर आपके पास आ जाएगी। सो एक कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई और एक आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू आ गई। तो अब देखते हैं कि डिसीजन कैसे ले सकते हैं हम इसका। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं इन आवर एग्जांपल देयर आर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिंस देयर आर 5 रिग्रेसर्स इन दी ऑक्सिलरी रिग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 5 ही हमारे पास ऑक्सिलरी रिग्रेशन है, रिग्रेसर्स हैं। ऑक्सिलरी रिग्रेशन के अंदर 5 ही रिग्रेसर्स हैं। तो फाइनल स्टेप 4 क्या है, इफ़ द ऑब्टेन्ड chi-square value exceeds the critical value at the chosen level of the significance। जो chi-square value आप फाइंड करेंगे, the obtained chi-square value exceeds the critical value at the chosen level of significance। तो अगर तो वो एक्सीड कर जाती है आपकी क्रिटिकल वैल्यू से, तो फिर हम कंक्लूजन क्या देंगे, द कंक्लूजन इज़ डैट देयर इज़ हेटेरोस्कार्सिटी। अगर वो उसके साथ एक्सीड नहीं करती, अगर ऑब्टेन्ड काई स्क्वायर की वैल्यू एक्सीड नहीं करती आपकी क्रिटिकल वैल्यू से, तो फिर डिसीजन क्या होगा, देयर इज़ नो हेटेरोस्कार्सिटी। इफ़ इट डज नॉट एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू देयर इज़ नो हेटेरोस्कार्सिटी। So this is the all procedure of White's journal heteroscarcity test that we have used to detect the problem of heteroscarcity.